आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना। मतलब एक तो है कि आलोचना की संस्कृति, जैसा कि बुद्ध ने कहा ना, कि हमारे यहाँ पर महावीर ने कहा ना कि आलोचनाएं होनी चाहिए चीज़ों की, और एक संस्कृति की आलोचना करना और एक आलोचना की संस्कृति, दोनों ही शब्दों का आप अर्थ समझेंगे तो उनके भीतर से ही सारी चीज़ें खुलती चली जाएगी। तो आलोचना की संस्कृति भी होनी चाहिए और संस्कृति की आलोचना भी होनी चाहिए। और वैसे तो आलोचना हर चीज़ की होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य और आधुनिक चिंतन यही बताता है कि कोई भी चीज़ आलोचना से परे कैसे हो सकती है। जब हर चीज़ परिवर्तनशील है, हर चीज़ को अपनी परीक्षा देनी होती है, तो फिर जीवन को भी देनी है, समाज को भी देनी है, मूल्यों को भी देनी है, साहित्य को भी देनी है। तो फिर सिर्फ मूल्य क्या उस आदमी को ही निभाने की जो सिर्फ जो मजदूरी करता है, या उसको भी निभाने की जो जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो अपने हिसाब से चीज़ों को जीता है। जो कार्य आचार्य शुक्ल के ज़माने में सभ्यता द्वारा संपन्न होते थे, अब हिंदी आलोचना में वही काम संस्कृति से किया जा रहा है। वैसे भी संस्कृति सभ्यता की सगोतिया है, यानी कि दोनों भाई बहन हैं। हम नहीं कहते सभ्यता और संस्कृति, दोनों ही शब्दों का उच्चारण साथ साथ ही करते हैं हम, तो इसलिए वो कहते हैं कि दोनों ही सगोतिया है। और अक्सर दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है, दोनों में अंतर भी किया जाता है। यहाँ तक कि सभ्यता की आलोचना के लिए संस्कृति का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच हिंदी साहित्य ने भी ऐसी संस्कृति विकसित कर ली है, जैसा कि जनवरी अप्रैल 87 के पूर्वाग्रह के संपादकीय में अशोक वाजपेयी का कथन है कि साहित्य अपनी विशिष्ट संस्कृति भी विकसित करता है। यह साहित्यिक संस्कृति साहित्य में सक्रिय शक्तियों और दृष्टियों के बीच संवाद का शील निरूपण करती है, सीमाएं निर्धारित करती है, खेल के नियम बनाती है ताकि कुछ सीमाओं का अतिक्रमण न हो सके। इस वक्तव्य में खेल के नियमों का पूरा ब्यौरा तो नहीं दिया गया, किंतु उन नियमों का कुछ आभास इस वाक्य से लग सकता है कि वो संस्कृति असहमति और अंतर्विरोधों को मुख्य प्रक्रिया में समाहित करती है। वो कह रही कि जहाँ असहमति होती है, जहाँ अंतर्विरोध होते हैं, उनको वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाकर उसको खत्म कर देती है। और यह है विशिष्ट संस्कृति जिसका विकास असहमति को मुख्य प्रक्रिया में समाहित करने के लिए किया गया है। मतलब कहते हैं ना कि जिस प्रकार से जो पावरफुल आदमी होता है ना, जो भी उसका विरोध करता है उसको अपने में मिला लेता है, ताकि कोई विरोधी रहे नहीं और सब कुछ वही बन जाए बस। यही तो बता रही हैं, यही तो सिस्टम का नियम है। और आप जब पीछे के इतिहास में जाएंगे, परंपरा में जाएंगे, तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे हम मुख्य धारा कहते हैं, वो क्या है? मुख्य धारा मेन स्ट्रीम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है वैसे, लेकिन मुख्य धारा बनाकर क्या करते हैं कि आप बाकी सारे विचारों को अपने में समाहित कर लेते हैं। हिंदी में संस्कृति के इस उपयोग को देखकर सहसा मैथ्यू अर्नाल्ड की याद आ रही है, नामवर जी को। अब क्या बोलते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड के माध्यम से वो, जिन्होंने लगभग 100 साल पहले अपने ज़माने की अराजकता को नियंत्रित करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया था। उनकी दृष्टि में आलोचना संस्कृति का वर्चस्व बढ़ाती है और संस्कृति समरसता एवं संतुलन स्थापित करने का साधन है, क्योंकि वह समरसता और संतुलन की अभिव्यक्ति भी है। इस संस्कृति में वही सहयोग दे सकते हैं जो झगड़ा फसाद जैसे व्यावहारिक मसलों से अलग रहते हैं और जो अपने आप को तथा अपनी भाषा को हाट बाजार के धुएं से काला नहीं करते हैं। आशा की नई की संस्कृति के द्वारा सभी वर्गों से ऐसे रंगरूट भर्ती होंगे जो एक प्रकार से किसी के न होंगे। इस प्रकार संस्कृति वर्ग विसर्जन और सामंजस्य का अमोघ अस्त्र बनकर आई। जाहिर है कि ऐसे दुर्लभ वस्तु के हकदार चंद गिने चुने विशिष्ट जन ही हो सकते हैं। और फिर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो एक खास तरह का जामा पहनकर, एक खास तरह का हुलिया पहनकर हमारे सामने आती है। संस्कृति का यह सामाजिक उपयोग स्वभावतः उन ऐतिहासिक परिस्थितियों की पड़ताल करने को प्रेरित करता है जिसमें संस्कृति की यह अवधारणा पैदा हुई। हाट बाजार का यह धुआं झगड़ा फसाद
अभिजात वर्ग की सत्ता को चुनौती देने वाले नए वर्गों का उदय और इस सब के कारण उत्पन्न होने वाली तथाकथित अराजकता आदि घटनाएं सहज ही उस औद्योगिक क्रांति की ओर संकेत करती है जिससे निपटने के लिए संतुलन और सामंजस्य के नारे के साथ संस्कृति का विकास किया गया है। और मैंने कहा ना कि तमाम तरह की जो भी उस सिस्टम के खिलाफ में खड़े होने वाले या उस खास तरह के जो एक वर्चस्व उसको तोड़ने की जो शक्तियाँ हैं या उसको चुनौती देने वाली जो भी जनशक्तियाँ हैं उनको किस प्रकार से खत्म किया जाए, इसकी एक पूरी प्रोसेस या पूरा प्रक्रिया तैयार करनी होती है आपको। और वो प्रक्रिया हर सत्ता हर व्यवस्था करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की मजबूरी है कि यहाँ हर जाति अपने से नीचे की जाति ढूंढ लेती है और कहती है कि हम तो उनसे ऊंचे हैं भाई। उल्लेखनीय है कि इस दौर में यह शास्त्र भी विकसित हुआ जिसे सौंदर्य शास्त्र जैसी भव्य अभिधा दी गई। रंगमंच पर नाटक का अभिनय लोग हजारों साल से करते और देखते आ रहे थे। नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्तिकला, स्थापत्य, काव्य आदि से लोगों का काफ़ी पुराना परिचय था। इन सबको कला नाम से पुकारने की परंपरा भी पहले से चली आ रही थी। इसके अलावा और तरह के सौंदर्य पर भी लोगों की दृष्टि थी। इन सब पर अलग अलग ढंग से सोच विचार भी चल ही रहा था, किंतु सबको मिलाकर एक दर्शन के ढांचे में चिंतन की प्रक्रिया लगभग 18वीं सदी में शुरू हुई और इस सब के लिए एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र जैसी दार्शनिक संज्ञा दी गई। इस सौंदर्य शास्त्र ने संस्कृति की प्राचीन की प्रकृति पर इतना बड़ा प्रभाव डाला है कि उसकी दिशा ही बदल गई। सौंदर्य शास्त्र से संपर्क होते ही सौंदर्य बौद्ध संस्कृति की पहली शर्त बन गई। सौंदर्य का प्रमुख आधार कलाएं हैं, इसलिए कलात्मक सृजन से जुड़े हुए समस्त क्रिया व्यापार को आदर्शीकृत करके संस्कृति का अनिवार्य अंग बना दिया गया और यह आवश्यक समझा गया कि जो इन कलाओं के सौंदर्य के आस्वाद में सक्षम है वही संस्कृति का वास्तविक अधिकारी है और उसी को संस्कृति या कि सुसंस्कृत माना जा सकता है। सौंदर्य अनुभूति की उपलब्धि संस्कृति के लिए आवश्यक अर्हता घोषित की गई। एक और सौंदर्य अनुभूति का निरूपण सौंदर्य शास्त्र का केंद्रीय प्रश्न बना तो दूसरी ओर सौंदर्य अनुभूति की सारी विशेषताएं संस्कृति के आदर्श तत्वों के रूप में समाहित कर ली गई। सामंजस्य और संतुलन जैसी अवधारणाएं इसी स्थानांतरण के उदाहरण है। अंतर इतना ही आया कि जो सामंजस्य और संतुलन सौंदर्य शास्त्र में शुद्ध मानसिक क्षेत्र तक सीमित थे, संस्कृति ने उन्हें अपनाकर सामाजिक बना लिया और इस प्रकार उनसे व्यक्ति के मन को संतुलित और समरस करने के साथ साथ समाज में संघर्षशील विभिन्न वर्गों के बीच भी संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का काम लिया जाने लगा। संस्कृति ने संतुलन और सामंजस्य को गरिमा प्रदान की। यह स्थापना की गई कि जो व्यक्ति स्वयं संतुलित और समरस है वह श्रेष्ठ है। इसके विपरीत असंतुलित असमंजस्य मन वाले व्यक्ति स्तर से नीचे ही नहीं असामान्य है और भले लोगों के बीच उठने बैठने लायक नहीं है। इसी प्रकार समाज की संतुलित और समरस रखना उच्च कोटि का सामाजिक कर्म और जो समाज के इस संतुलन को बिगाड़ता या तोड़ता है वह असामाजिक कार्य करता है। यहाँ तक कि इस कार्य में लगे हुए लोगों को असामाजिक और समाज विरोधी भी कहा जा सकता है। इस प्रसंग में जानबूझकर असुविधाजनक प्रश्नों को न तो उठाया जाता है और न उठाने ही दिया जाता है, जैसे समाज में संतुलन से किसके हित विशेष रूप से सुरक्षित रहेंगे और कौन से लोग घाटे में रहेंगे। इस संतुलन को बदलने वाले क्या चाहते हैं कि किन सुविधाओं की मांग करते हैं, समाज में उनकी स्थिति क्या है, आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से वे कितने संपन्न या विपन्न है इत्यादि। वो सारा बता रहा है ना कि किस प्रकार से सारी चीज़ें उसमें होती है, कि कौन लोग सब कुछ डिसाइड करता है। इसी प्रकार सौंदर्य अनुभूति भी एक अन्य विशेषता है, निसंगता। कांट के शब्दों में प्रयोजनहीनता, प्रयोजनशीलता। संस्कृति ने इस मानसिक व्यापार का भी सामाजिकरण कर डाला। सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए केवल अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठना ही काफ़ी नहीं है,
बल्कि उसे सभी वर्गों से ऊपर उठना भी जरूरी है। सच्चा बुद्धिजीवी वह है जो यथार्थ में चाहे जिस सामाजिक वर्ग का हो, मानसिक रूप से अपने वर्ग के हितों को छोड़कर ही वह सच्ची संस्कृति का उत्तराधिकारी होगा। निसंगता की इस शर्त का पालन करने में अंततः कौन सा वर्ग घाटे में रहेगा, इसे स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है। आकस्मिक नहीं है कि मैथ्यू अर्नाल्ड की संस्कृति और साहित्य आलोचना की प्रमुख अवधारणा यह कि निसंगता ही थी, और इसलिए इससे आलोचक की पहली शर्त भी है रही प्रयोजनहीन प्रयोजनशीलता। वह अपने विरोधाभास के चक्कर के लिए ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि संस्कृति के अंतर्गत हाथ का काम न करने वाले और दूसरों की मेहनत पर गुलछर्रे उड़ाने वाले वर्ग के भोगवाद का उद्धात दर्शन है। इसलिए कहा गया ना, बार बार मैंने कहा ना, फिर से वही किस बात को इस लेख में नामवर जी यही कह रहे हैं कि किस तरह से एक खास तरह का फ्रेम बना करके उन सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि राजा महाराजाओं के ज़माने में कि आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके सिस्टम को आप सवालों के घेरे में नहीं ला सकते हैं। कलाकृति की रचना जीवन के चाहे जितने व्यवहारिक अनुभव से हो, और उसकी रचना करने वाले चाहे जितनी भौतिक कठिनाइयों से जूझते हुए कलाकृति का निर्माण करे, आस्वाद लेने वाले को उन सब से क्या प्रयोजन। यदि भोक्ता का ध्यान उन विषम व्यावहारिक परिस्थितियों की ओर गया तो कला का आनंद में विघ्न अपरिहार्य है। वो कह रहा है कि अगर वो ताजमहल को जो देख रहा है, अगर ताजमहल को बनाने वाले उन मजदूरों का पीड़ा की कल्पना करेगा तो उस ताजमहल की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएगा। उन बड़े बड़े महलों को देखने वाले लोग ये जानते हैं कि महल उस राजा उदय सिंह ने बनवाया या उस राजा ने बनवाया, लेकिन ये नहीं जानते कि उस महल को बनाने में किसने अपनी जान लगाई, किसने पत्थर उठाए, किसने ईंटें उठाए, किसने अपना पूरा जीवन फ्री में बेगारी में सब कुछ श्रम किया, वहाँ पर उसको बदले में कुछ नहीं मिला, और नाम मिला न काम मिला न कुछ नहीं मिला, उसकी पीढ़ियाँ खप गई। लेकिन महल किसका है कि महल फलाने राजा का है। मेहरानगढ़ का किला इतना ऊपर बना हुआ है, आप जो भी जोधपुर जाए तो देखिए, और उस जमाने में कैसे बनाया होगा उन लोगों ने, और किन लोगों ने मेहनत की होगी उसके लिए। उनको कोई जानता है? आज तक कोई नहीं जानता है। जानता उस राजा को है जिसका नाम चल गया। कलात्मक आनंद तो रोज रोज की उन व्यवहारिक समस्याओं से मुंह मोड़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह तो हुई कला और संस्कृति की प्रयोजनहीनता। प्रयोजनशीलता यह हुई कि उससे भोक्ता को तो मानसिक संतुलन और सामंजस्य की उपलब्धि हुई, और दूसरी ओर कला के उत्पादकों का मुंह भी व्यवहार की दुनिया से मोड़ लिया गया। दो प्रयोजन एक साथ सिद्ध, एक ही ढेले से दो शिकार, यह है संस्कृति की सांस्कृतिक उपलब्धि, यह है सौंदर्य शास्त्र की सांस्कृतिक उपलब्धि। कह रहा है कि उसका ताजमहल का आनंद भी ले लिया, और ताजमहल बनाने के पीछे जिन लोगों ने अपना श्रम लगाया, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनकी पीड़ा भी आप भूल गए। दोनों काम हो गए बस। तो ये बोला कि ये सौंदर्य शास्त्र की सांस्कृतिक उपलब्धि ये है कि सौंदर्य को ऐसे देखा जाना चाहिए। इसलिए इस चीज़ की वो आलोचना करते हैं बार बार कि सौंदर्य को ऐसे कैसे देख सकते हैं आप। सौंदर्य तो जीवन संघर्ष से पैदा होता है, आत्मसंघर्ष से पैदा होता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और सुबह सुबह जल्दी उठते रहिए, योगा करते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और मेहनत करते रहिए, और हंसते ज़रूर रहिएगा। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। और क्या करना है, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है, करना क्या है, इतना तो कर ही सकते हैं यार आप।